नमस्कार, स्टडी ग्रुप में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ को कब तक कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें आपको 2011 से लेकर 2021 तक की सारी वीडियोज़ हमने प्रोवाइड करा दी थी, प्रैक्टिस सेट में अपने। और उसमें से आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस बार आए हैं, वो हूबहू आए हैं, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है ना? बिल्कुल सेम आए हैं प्रैक्टिस सेट से आपके। और इन पे इतनी सुसंगत तरीके से इसमें काम किया गया है कि सारे के सारे क्वेश्चन 2021 से और 2011 के मध्य आए हुए हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और आपकी परीक्षा 27 और 28 दिसंबर को नहीं हुई है, तो आप जाके वो परीक्षा अगली परीक्षा की डेट आने से पहले देख सकते हैं, देख लें, ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। अच्छा, एनसीएफ 2005 से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, खूब अधिक मात्रा में। एनसीएफ 2005 और एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इन दोनों से ही खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन दोनों को जितना आप रिवाइज कर सकते हैं कर लीजिए। आज की जो वीडियो है, आज की अपनी जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा एनसीएफ 2005 पूरा पूरा इसमें जितना भी है सिलेबस में जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरा का पूरा आपको आज कवर करा देंगे इसी वीडियो में। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है? तो इसलिए पहले हम लोग थ्योरी से शुरू करेंगे, थ्योरी से। और जैसे जैसे थ्योरी होती जाएगी, थियरी हमारी खत्म होगी, तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम आपके करा देंगे जो कि आने वाले प्रश्न पत्रों में संभावित हैं, ठीक है? तो वीडियो पूरी देखिए, लास्ट तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिए, ठीक है? अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आता है कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या है, ठीक है? एनसीएफ 2005 वो होता क्या है? व्हाट इज़ एनसीएफ 2005? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसको डिस्क्राइब करके मैंने यहाँ दिया है और वो हम लोग पढ़ लेते हैं कि बालक जो होता है उसको क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। यही हमारे राष्ट्रीय पाठचर्चा 2005 का मुख्य बिंदु है, ठीक है? 2005 हमारा इन्हीं जो है 3 चीज़ों पे टिका हुआ है। बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, ठीक? अब जो एनसीएफ 2005 है हमारा, इसका उद्धरण रवींद्रनाथ टैगोर, अब ये चीज़ पूछ लेता है प्रश्न की, इसका उद्धरण कहाँ से हुआ है? तो इनके निबंध सभ्यता और प्रगति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करते चलिएगा। सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया था कि सृजनात्मकता, उदार उदार आनंद और ये जो है ये बचपन की कुंजी है। सृजनात्मकता, उदार आनंद, ये बचपन की कुंजी है, ठीक है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद मिल जाएगा, ठीक है? यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। एनसीएफ 2020 2020 जो कि बननी थी, वो अभी भी कार्य में चल रही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ नया करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा आना था, वो उस पर अभी कार्य चल रहा है। तो ये अभी अभी यही जो है पालन हो रहा था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पालन होंगे। चलिए अब इसमें बढ़ते हैं अगले। हमारे प्रिंसिपल क्या हैं, सिद्धांत क्या है, मार्गदर्शी ये सभी पूछते हैं प्रश्न कि जो है एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन से हैं। तो एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत जो है 5 हैं। 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला क्या है कि स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है? ठीक है। अगला कहते हैं कि जो रटंत प्रणाली है, जो रटंत विद्या है, रटंत विद्या, रटंत प्रणाली, इसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, इससे मुक्त हुआ जाए। केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे, केवल पाठ्यचर्चा जो है या पाठ्यचर्चा हमारा पाठ्यक्रम वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे, ठीक है? कक्षा कक्ष को अलग से जितनी भी गतिविधियां जोड़ी जा सकती हैं उसमें जोड़ी जाएं और उसको लचीला बनाया जाए। क्या किया जाए? लचीला बनाया जाए। बच्चों को राष्ट्रीय जितने भी मूल्य हैं उनके प्रति आस्थावान तैयार करना है कि उनके अंदर आस्था उसके प्रति जो है डेवलप हो, विकसित हो। और राष्ट्रीय महत्व के जितने बिंदु हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ये थे मुख्य 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक है? बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक इसी में है हमारा कि सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, जो हमारा एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 उसके सिद्धांत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, इसका पहला तो यही था कि जीवन को केवल विद्यालय तक सीमित न रखना, जीवन ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित न रखना, यानी ज्ञान और जीवन के बीच की जो दूरी थी उसको कम किया जाए। जीवन और ज्ञान के बीच की जो दूरी थी उसको कम किया जाए। कहने का मतलब यह है कि जितने भी बच्चे हैं उनको विद्यालय जीवन के साथ साथ बाहरी ज्ञान से भी जोड़ना है, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा। फिर क्या है, एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। किस में लागू किया था? प्राथमिक शिक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इसमें क्या था, अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था। क्या करना था? रटंत विद्या खत्म करनी थी, जिससे कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो। कैसा विकास हो? चहुमुखी। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। अब इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि 2005 की जो एनसीएफ 2005 में जो शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया थी वो किस पर केंद्रित थी? तो वो बाल केंद्रित थी। ठीक है। अब ऐसी विषय सामग्री का उपयोग करें जिसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके बच्चे का। ठीक है ना? बच्चे का। ये सारी चर्चा हमारी बच्चे के संबंध में हो रही है। अगला था कि एनसीएफ 2005 में जो इसका निर्माण हुआ था वो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। और इसको करने के लिए कार्य निदेशक जो थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी विद्यार्थियों के अलग अलग अनुभवों को अवसर देना और उनसे स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। ठीक है। उन्हें स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। यानी बच्चे को देखिए, पहला क्या था? बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा क्या था? रटन विद्या से मुक्त करना। तीसरा क्या था? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। चौथा, उनको उन बच्चों के अनुभवों को हमको प्राथमिकता देनी है और उन्हीं जिससे वो खुद के ज्ञान को अपना अपना जो ज्ञान है उसका सृजन कर सकें। ठीक है, अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार। ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 हमारी कहती थी कि हर विद्यार्थी अपनी क्षमता हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। यानी सबके अंदर एक, हर बच्चा जो होगा उसके अंदर अपनी एक कैपेसिटी होगी और कुछ स्किल्स होंगे। ठीक है। ये जो होंगे वो विद्यार्थियों को उन्हें व्यक्त करने का मौका प्रदान करना चाहिए हमें। ठीक है ना? हमें क्या करना है एनसीएफ 2005 के अनुसार कि बच्चे अपने आप को व्यक्त कर पाएँ, इसलिए उनको मौके प्रदान करना। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है कि एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके? शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेदभाव, जाति से मुक्त होना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों से क्या होगा? शिक्षा को मुक्त होना पड़ेगा। हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। ठीक है ना? जो भी हमारी ये सभी धारणाएँ चलती हैं समाज के अंदर, ठीक है? उन सभी से शिक्षा को मुक्त करना होगा। चाहे वो हमारा शोषण हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अन्याय हो या लिंग भेद हो या लिंग हो। कहने का मतलब है लड़का या लड़की, इन सभी चीज़ों से समाज को मुक्त होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? शिक्षा से बच्चों को वंचित करती हैं। ठीक है? नेक्स्ट, ये जो था, अब बात कर लेते हैं कुछ और इसी से संबंधित कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे प्रोफेसर यशपाल किसकी अध्यक्षता में बना था? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है ना? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था। ज्ञान ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से ही नहीं बल्कि बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। इसके लिए विद्यार्थियों को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यक्रम पुस्तक पर आधारित शिक्षा न हो। इसके अलावा राष्ट्रीय मूल्य, उनकी आस्था जो है, राष्ट्रीय मूल्यों की आस्था वो बच्चों के अंदर भरी जाए। ठीक है? ये था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए कितने भाग हैं एनसीएफ 2005 के? कितने भाग हैं? तो कुल 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखने का ज्ञान, ठीक है ना? सीखना या ज्ञान। तीसरा है पाठ्य चर्चा के क्षेत्र या स्कूल की अवस्थाएं और उनके आकलन। चौथा है हमारा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। और पांचवा क्या है? व्यवस्थागत सुधार। ये 5 चीजें थी। कितने अंग थे? 5 भाग थे। ठीक है। ठीक। उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास आपकी अच्छी जा रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। देखिए थोड़ा डिस्क्राइब करना इसलिए पड़ रहा है कि इसमें बाद में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप ये पूरी वीडियो देखिए, आपको बाद में के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। एनसीएफ 2005 पूरा का पूरा कवर करा के जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा के जाएंगे जो आपके इस समय भी परीक्षाओं में आ रहे हैं, वर्तमान में आ रहे हैं। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव या उनके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक। अब ये काफ़ी लंबी बनेगा, देखते रहिए। जैसे इसमें क्या है, पहला है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए? वो बच्चे की मातृभाषा के रूप में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे शिक्षण के दौरान हमको कैसे चलना है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इन सभी चीज़ों का प्रयास करना है। बच्चा जो जानता है उससे ना जानने की वाली ओर चलना है। ठीक है ना? यानी अगर बच्चे को आप सीधे बताएंगे कि बिल्ली कुत्ता, तो वो बिल्ली और कुत्ते में क्या अंतर है तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर उसने बिल्ली देखी है तो वो कुत्ते को भी बिल्ली ही समझेगा। यानी हम पहले उसके बच्चे के दिमाग में उसको बिल्ली से कुत्ते को इस प्रकार जोड़ेंगे कि बिल्ली और कुत्ते में अंतर वो समझ जाए। ठीक है। पढ़ते हैं अगला। कह रहा है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अगर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्या है? इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को आपको नॉलेज नहीं समझना है, नॉलेज नहीं समझना है। ठीक है। ज्ञान नहीं समझना है इन्फॉर्मेशन को। अगला है कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों की शिक्षा प्रणाली असफलता के प्रतीक है। इसको भी कम किया गया।
यानी जितनी भी मोटी किताबें या अलग मतलब बच्चे को भार कम, ठीक है ना? स्टडी विदाउट बर्डन, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि उनको वातावरण देकर स्थापित करना। बच्चे को बहुत ज़्यादा उपदेश दे दें तो उसको उतना जो है समझ में चाहे ना आए या बच्चा उसको पालन ना कर पाए, तो बच्चे को क्या करना है, उनको वातावरण देना है जिससे उनके अंदर मूल्य विकसित हो सकें। अभिभावक को सख्त संदेश दिया जाएगा, ठीक है ना? कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है, ठीक है? बहुत सारे अभिभावक क्या होते हैं कि छोटी-सी उम्र में बच्चों से सोचते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्टली सारे काम करें, तो वो गलत है। बच्चों को स्कूल से बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, ठीक है? अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव या अच्छे विद्यार्थी वो हैं जो तर्कपूर्ण बहस के दौरान अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करें, ठीक है? खेल आनंद बाद में सामूहिक, ठीक है? खेल आनंद बाद सामूहिक ताकि भावना के लिए है, ठीक है? रिकॉर्ड बनाने के बाद भावना को बढ़ावा न दे, कहने का मतलब है पुरस्कार, दंड इन सभी का प्रयोग नहीं करना है। अगला अगला टॉपिक है हमारा इसी में, कह रहा है पुस्तकालय में बच्चों को खुद किताब चुनने दें। बच्चा खुद से किताब चुने जिससे हमको एक तो ये पता चलेगा कि बच्चे की रुचि किस में है, रुचि किस में है, ठीक है ना? और बच्चा अपनी किताबों का चयन खुद करे। अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना है, ठीक है? शिक्षा को एकेडमिक संसाधन यानी अकादमिक संसाधन व जितने भी नवाचार हैं उन सभी तक समय पर पहुँच जाएँ। जितने भी शिक्षण अधिगम परिस्थिति हैं उन सभी में मातृभाषा का प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए या ना किया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयोग होने का अवसर दें। जो भी समुदाय है उसको मानवीय संसाधन के रूप में यानी उससे उनको क्या करें, सोशियो यानी सोशल डेवलपमेंट उनको सोशल डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना? सामाजिक सांस्कृतिक अगला है कल्पना को मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान करें, ठीक है? जो बच्चा सोच रहा है उसको मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान करना उनको। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, ठीक है? मानसिक स्तर या उनकी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, बच्चे की योग्यता के अनुसार उसका पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा देना यानी महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण करने की कार्यक्रम को आयोजित करना जिससे बच्चे के अंदर शांति शिक्षा को लेकर बढ़ावा हो सके, शांति की बढ़ावा हो सके कि बच्चा अपने आप को कैसे शांत कर सकता है या सामने वाले पे किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़े। बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्चा हो, पाठ्यचर्या कैसी हो, बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, ठीक है? तो इन सभी पे प्रश्न बनते हैं हमारे, ठीक है? अब देखिए पाठ क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं, इसका एक बेहतरीन कोट है एनसीएफ 2005 का कि जो विद्यालय है, ठीक है ना, विद्यालय वहाँ पे वहाँ पे हमको बिना भार के अधिगम को पालन करना है। क्या पालन करना है? बिना भार के अधिगम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र यही क्या था कि बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है? ये पूछ लेता है। अब पाठ्यक्रम क्या होता है? देखिए पाठ्यक्रम जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, क्या, पाठ्य और क्रम। कहने का मतलब है कि पढ़ने का जो क्रम हो या पढ़ने योग्य सामग्री, ठीक है, पढ़ने योग्य सामग्री पाठ्य का अर्थ होता है और क्रम का मतलब होता है एक निश्चित व्यवस्था, ठीक। अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठ्यक्रम कहलाती है, ठीक। और पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है, जिसमें करिकुलम शब्द क्या है, लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। करिकुलम किससे बना है? कुर्रर, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। इसका मतलब पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़ कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करता है, ठीक है। अब फ्रॉबेल महोदय ने कहा था कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, पाठ्यक्रम सभी मानव जाति के गुणों का सार है। अगले टॉपिक पे, अब अगले कुछ और बस एकदम ये खत्म होने की ओर अग्रसर है थ्योरी इसकी। एनसीएफ 2005 में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए शिक्षक क्या होता है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं होता है, ज्ञान का स्रोत नहीं होता है, बल्कि ऐसा सुगम करता है यानी सामने वाले को समझाने के लिए सरल तरीके से कितनी अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत कर पाए, वही सुगमकर्ता होता है, ठीक है ना। जो सूचना या अर्थ के बोध को बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों को सहायता प्रदान करे, ठीक है। तो कहने का मतलब है शिक्षक जो है, शिक्षक का मुख्य कार्य है कि बच्चों के लिए इस तरीके का सुगमकर्ता बनना जो जितनी भी सूचना या उनके अर्थ या उनके ज्ञान निकल रहे हैं उनकी प्रक्रिया को बदल कर अलग अलग तरीकों से
और बच्चों को सहायता प्रदान करे उस ज्ञान को संरक्षित करने में, ठीक है। अगला कहता है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, एनसीएफ 2005। अब बच्चों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, जितना हर बच्चा सीखने की गति या प्रकृति अलग होती है, जितना भी बच्चा होता है वो सभी अलग अलग, देखिए कहते हैं ना कि हर बच्चा समान नहीं है, सारे बच्चे कैसे हैं, विशिष्ट हैं। हर बच्चे के अंदर अपना ज्ञान होता है और अपने तरीके से वो सीखता है, ठीक है। तो सबकी प्रकृति अलग अलग होगी, सारे एक जैसे नहीं होंगे। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। ये क्या है, बच्चे के प्रति दृष्टिकोण। अगला है कि भाषा के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, भाषा के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों में भाषा समझने अभिव्यक्त करने की दक्षता जो होती है या क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। अगला है, कहता है कि गणित के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए गणित के प्रति जो दृष्टिकोण है, गणित के प्रति दृष्टिकोण वो हमारा, कहते हैं बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां जैसे सामान्य परिमाण, स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं, ठीक है। ये थे बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। बढ़ते हैं वो गणित शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। अब अगला है, अगला हमारा इसी क्रम में कि शिक्षण जो है, शिक्षण गणित का उद्देश्य, ठीक है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण गणित का उद्देश्य, यानी गणित के शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए पहला क्या है कि गणित की विभिन्न संख्याओं जैसे बीजगणित विभिन्न शाखाओं जैसे बीजगणित, संख्या, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, असतत गणित, संभाव्यता और आंकड़ों में अवधारणाओं को समझना और दिखाना। दूसरा था कि चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करना, जिससे समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुन सकें और लागू कर सकें, ठीक है। अगला था हमारा कि छात्रों को उनकी सोचने यानी तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना, यानी बच्चे की सोचने, खुद की तार्किक क्षमता को बढ़ाने में उसकी मदद करना। और अगला है विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे आरेख हो, सूत्र हो, चार्ट हो, टेबल हो, मॉडल और ग्राफ हो, इन सभी का उपयोग करना, ठीक है। ये थे गणित शिक्षा के उद्देश्य। अब क्या है विज्ञान, रुक जाइए, हाँ, कहता है एनसीएफ 2005 जो है विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य थे कि कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना, ठीक है। अगला था कि टेक्नोलॉजी, साइंस और समाज के इंटरफेस में, ठीक है, के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्रदान करना। और क्या था तीसरा इसमें जो मुख्य था वो था कि कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए, यानी कुछ मूल्यों को अपने अंदर धारण करने के लिए, जैसे ईमानदारी, सहयोग, अखंडता या पर्यावरण संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना। ये क्या थे, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य थे, ठीक। अब देखिए हमारा या इस पूरा का पूरा एनसीएफ करिकुलम जो कहता है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब इस पे चलिए हम लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे कि ये जब जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सभी हमारा बिल्कुल सॉलिड हो जाए, ठीक। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको स्टडी ग्रुप 96 ये जो हमारा चैनल का नेम है, बस बिल्कुल इसी को टाइप करना है और आप हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे, स्टडी ग्रुप 96। चलिए तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम दस्तावेज कौन सा है। तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था एनसीएफ 2005 क्या है, विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है। प्रश्न दूसरा कह रहा है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और एनईपी 2005 जब से आई है, एनईपी 2005 नहीं, एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी 2020, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय किस में जो है मंत्रालय की पहल पे किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का के कहने पर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 कह रहा है किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था। बिल्कुल प्रोफेसर यशपाल। ये सारा हम लोग ऊपर अभी कवर कर चुके हैं। मुख्य सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम। और अगला प्रश्न कहता है एनसीएफ 2005 के प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से आती है, किस निबंध से होती है। देखिए हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था
सबसे पहला पढ़ा था क्या? सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से आती है। अगला है शांति के लिए शिक्षा। शांति के सॉरी प्रश्न था कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है किस पे? शांति के लिए शिक्षा पे बल दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है? सपनों में भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है। अगला प्रश्न कह रहा है एनसीएफ 2005 के अध्याय में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में कारण में बताया गया है, क्या बताया गया है? वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिकार किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये किस में बताया गया है? एनसीएफ 2005 में। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का हमने पढ़ा था। ठीक है, अगला और अगला है प्रश्न सामाजिक अध्ययन का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सामाजिक अब देखिए एनसीएफ 2005 में कब बनाया गया? 2005 में, क्योंकि वो नवीनतम दस्तावेज है तो सारी चीज़ें कब? एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? सभी स्तर पर विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। ठीक है, अगला है एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। एनसीईआरटी नई दिल्ली, ये सब इंपॉर्टेंट है। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्य थे। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों होती है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो तो क्या पड़ता है? पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। अगला है एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है, क्या भाषा फार्मूला है? त्रिभाषाई फार्मूला है। कैसा है? त्रिभाषाई फार्मूला। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा कौन सी है? तो देखिए प्रथम भाषा है हमारी हिंदी, जो कि राष्ट्रीय या राजकीय भाषा के रूप में कह सकते हैं आप। द्वितीय है अंग्रेजी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तीसरी क्या है? स्थानीय भाषा, जो जैसे पंजाबी, संस्कृत या तमिल हो सकती है, यानी मातृभाषा। करते हैं प्रश्न संख्या अगली कोई और। प्रश्न संख्या 17 का एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचना चाहिए? क्या माननीय नहीं, क्या मानने से बचना चाहिए? क्या मानने से बचना चाहिए? तो सूचना को ज्ञान नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? ज्ञान। हम लोगों ने पहले अभी एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो जानकारी है उससे जो जानकारी नहीं है उसकी ओर चलना है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, क्या निहितार्थ है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, अब एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि वो उनको समस्या समाधान खोजने में सहायक होती हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न, कह रहा है शिक्षा बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि 2000 एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब यही है कि भैया पहले ही कह रहा है शिक्षा बिना बोझ के, यानी पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो है हमारा, वो उससे बोझ कम करना, वेट को कम करना, वेट को, ठीक है, वेटलेस करना या वेट को कम करना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? देखिए कक्षा में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनको विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना है। ठीक है, यही क्या था? गणित शिक्षा का मुख्य केंद्र था। अगला प्रश्न कहता है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? देखिए महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति, किसी लक्ष्य की प्राप्ति, यानी गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य या हायर, सबसे ज़्यादा हायर एम क्या होगी? लक्ष्यों की प्राप्ति करना, लक्ष्यों की प्राप्ति करना। अगला है एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? गणित की लंबी आकृति, इसका मतलब होता है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एकता नहीं, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है तो सीखना क्या है? सीखना है हमारा मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं सामाजिक ज्ञान। यही क्या होता है? हमारा सीखना होता है। ठीक है, देखिए बहुत जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं जिससे आपको समय का कोई नुकसान ना हो और आपका पाठ्यक्रम भी जल्दी से एनसीएफ 2005 का पूर्ण हो जाए। अगला है एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे या सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। ठीक है, अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 किस पे बल देती है? तो करके सीखने पे, करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कहा जाता था, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है क्या?
ये होता है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित किया जा सके। ठीक। अगला था एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता या आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। क्या दिया गया है? इसमें बताया गया है कि बालकों के लिए संरचित, ठीक है, संचरित अनुभव एवं उनके पाठ्यक्रम को सुधार करने हेतु जो उपाय किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। यही इसके मुख्य आयाम हैं। अगला कहता है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र जो था शिक्षा बिना बोझ के, उस वो कब आए हुआ विचार था, यानी कब आया था? तो ये आया था 1993 में। कब आया था? 1993 में। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधार को सुझाया गया है। किस सुधार को सुझाया गया है? किस सुधार को सुझाया गया है? देखिए, सामूहिक कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए और खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, ये सुझाया गया। उम्मीद करते हैं कि आज आपका संपूर्ण एनसीएफ 2005 के जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए होंगे और आपको ये बेहतरीन सेशन ये प्रोवाइड किया गया, बेहतरीन सेशन। ठीक है, और आपने अगर इसको नहीं देखा है तो आप अभी इसको पुनः फिर से जाके देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इस पूरे के पूरे टॉपिक का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से। ठीक है ना? और टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे कैसे? आप स्टडी ग्रुप 96 आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे और पहुंच जाएंगे। वहाँ से आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपके रिवीजन में लाभकारी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, शेयर भी कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। कल 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 हम आपके लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच, 10 बजे से, हाँ 10 बजे ही, सुबह 10 बजे आपको एनईपी 2020 की वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, जिससे उससे संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी उसमें कवर कर दिए जाएंगे। तो कल सुबह 10 बजे की भी वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें आपका एनसीएफ और एनईपी दोनों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।